दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपनी देश की संस्कृति के बारे में जाने कि उसका देश कैसे बना है, किन परिस्थितियों से गुजरकर वो यहाँ तक आया है। दोस्तों, आज का विषय, आज का वीडियो इसी बारे में मैं आपके साथ संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की समरी शेयर करूंगा। जिस व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, आप सब उनके बारे में जानते हैं। पद्म भूषण से सुशोभित और इसी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। दोस्तों, राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक अनुपम भेंट है। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने इस किताब को लोग को समर्पित करते हुए कहा था कि ये एक सैनिक की भांति काम करेगी। आने वाली पीढ़ियों को भारत के बारे में बताने का, भारत की संस्कृति से अवगत कराने का ये निश्चल निष्कपट काम करती रहेगी। दोस्तों, 1956 के अंदर इसका पहला संस्करण रिलीज हुआ और 1962 के अंदर इसका तीसरा संस्करण आया। उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें ऐड की और कुछ चीजें डिलीट की। 750 पृष्ठ की यह पुस्तक बहुत ही अनुपम कृति है। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं, यदि आप अपने देश के बारे में वो तमाम बातें जानना चाहते हैं जिसे भारत ने बनाया है, तो आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक उन 4 क्रांतियों के बारे में बताती है जिससे भारत बना है। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति जब हुई जब आर्य लोग मध्य एशिया से भारत को आए। दोस्तों, ये वो समय था जब आर्यों का भारत के अंदर रहने वाले आर्येतर जातियों के साथ संपर्क हुआ और इन दोनों के मेल से ही भारत की बुनियादी संस्कृति की रचना हुई। हम सब जानते हैं, भारत के अंदर वैदिक संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों, ये वैदिक संस्कृति, ये सनातन संस्कृति उन्हीं आर्य और आर्येतर लोगों की दोनों की मिली जुली एकता का परिणाम है। उन दोनों के मिले जुले काल का परिणाम है। उन दोनों ने ही इसके मूलभूत घटकों की स्थापना की है। दोस्तों, आर्य जातियां और आर्येतर जातियां जो भारत में रहती थी, चाहे वो ऑस्ट्रिक थी, चाहे वो द्राविड़ थी, इस बारे में भी बहुत से इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। दोस्तों, मत बेशक कुछ भी हो, लेकिन भारत की सनातनी संस्कृति ही भारत की मूलभूत आधारशिला है जो भारत को बनाती है। इसलिए ये प्रथम क्रांति जब आर्यों का आर्येतर जातियों से मिलन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो भारत से बाहर से आए हो, चाहे वो भारत के अंदर ही पैदा हुए हो, चाहे वो द्रविड़ और आर्यों का मिलन हुआ हो, चाहे वो आर्य और आर्येतर जातियों का मिलन हुआ हो। ये पहली क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति है जिससे भारत की मूलभूत संरचना बनती है, जिससे भारत की संस्कृति बनती है। इस पहली क्रांति को हम पहले अध्याय जो दिनकर जी ने लिखा है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। दोस्तों, ये पहला अध्याय है जिसके अंदर ये पहली क्रांति के बारे में लिखा हुआ है। ये पहला अध्याय हमें उस सारी वैदिक संस्कृति के बारे में बताएगा जो आर्य और आर्येतर जातियों के मिलने से बनी थी। दूसरी क्रांति। दोस्तों, भारत के अंदर ये दूसरी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने तब अंजाम लिया जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उद्भव हुआ। जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है। इसके अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैनों और बौद्धों के आने से भारत की मूल संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, उस पर आघात लगा। क्योंकि वैदिक धर्म के अंदर, भारत के सनातन धर्म के अंदर जाति प्रथा, वर्ण धर्म, आश्रम कूट कूट कर भरे थे और बहुत से लोग इससे परेशान थे। जैन और बौद्धों के उद्भवों से ये परेशानी, विरोधाभास और ज्यादा बढ़ गया और बौद्ध धर्म को स्पेशली भारत के अंदर फैलने का मौका मिला। बहुत से लोग जो जाति प्रथा और वर्ण धर्म आश्रम से प्रभावित थे, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह से दूसरी क्रांति से भारत के अंदर जो वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति हुई थी, उसको एक गहरा आघात लगा और एक नई संरचना समाज की उत्पन्न होने लगी। इसलिए ये दूसरी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस दूसरी क्रांति को दिनकर जी ने दूसरे अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह के अंदर लिखा है। तीसरी क्रांति। तीसरी क्रांति भारत में तब हुई जब इस्लाम धर्म भारत में आया। भारत में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी और गोरी आक्रांता के रूप में आए, लगभग 1100 साल पहले। इनके आने से भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और जब भारत के अंदर इस्लाम धर्म आया तो
हिंदू धर्म के साथ उसका मेल मिलाप हुआ। इन दोनों के मिलने से कुछ चीजें हिंदू धर्म ने इस्लाम धर्म से ली और कुछ चीजें इस्लाम धर्म ने हिंदू धर्म से ली। इन दोनों के कर्मण से नव भारत का उत्थान हुआ। अकबर के समय में अकबर एक उदारवादी राजा थे। अकबर ने जब हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों द्वारा अत्याचारों को देखा तो उसने हिंदवी की स्थापना की और उस हिंदवी के चलते मुसलमान उसके विरोधी हो गए। उसने जजिया कर माफ कर दिया और वो एक लोकप्रिय शासक बना। दोस्तों, उस समय के अंदर भक्ति काल में आज से 500-600 साल पहले कबीर, नानक, तुलसी, इनके साथ साथ रहीम, रसखान, जायसी, इन सब ने अपनी रचनाओं के अंदर निर्गुण ईश्वर को माना। ये मुसलमान और हिंदुओं को एक करने के पक्ष में थे। दोनों की सामूहिक एकता के लिए इन सब ने बहुत काम किया। ये वो समय था जब हिंदू धर्म इस्लाम धर्म के साथ मिल रहा था और नई नई चीजें अपने स्वरूप में बाहर आ रही थी। इसे दिनकर जी ने तीसरे अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम के अंदर स्थान दिया है। दोस्तों, ये तीसरी क्रांति भी भारतीय संस्कृति के एक सोपानों में से एक है और बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। चौथी क्रांति, दोस्तों, भारत के अंदर चौथी क्रांति का आगमन तब हुआ जब यूरोपियंस का भारत के अंदर आना हुआ। यूरोपियंस में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डच आए और उसके बाद अंग्रेज भारत में आए। आप सब जानते हैं कि ये कितना लंबा इतिहास है। 350 सालों के यूरोपियंस के प्रवास ने भारत को बिल्कुल बदल दिया। उनका आना बुद्धिवाद को लेकर आया, उनका आना विज्ञान को लेकर आया, उनका आना क्रिश्चियनिटी को हिंदुस्तान में लेकर आया। ईसाइयत, बुद्धिवाद और विज्ञान ने यहाँ की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। भारत की अपनी संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति थी, जो सनातनी संस्कृति थी, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी। यहाँ की शिक्षा पर बहुत गहरा आघात लगा। गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई। दोस्तों, विज्ञान के आने से यहाँ पर लोगों के अंदर संचय की प्रवृत्ति का उदय हुआ। लोग अमीर होने की दौड़ में आगे बढ़ने लगे और भारत की जो अपनी मूलभूत अवधारणाएं थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लगी। लेकिन इस चौथी क्रांति ने भी भारत को बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ, जब गांधी जी, अकबर और कबीर जैसे लोगों को याद किया जाने लगा जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय एकता के लिए काम किया था, सब लोगों ने प्रयास किया कि भारत का विभाजन ना हो। फिर भी भारत दो हिस्सों में बंट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इस बंटवारे ने कितना बड़ा नुकसान भारत का किया, हमारी संस्कृति पर कितना बड़ा यह आघात था, ये सब जानते हैं। आज तक हम उस जख्म का दुख रो रहे हैं, आज तक वो जख्म भरा नहीं है। दोस्तों, ये 4 क्रांतियां भारत को बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। भारत की संस्कृति को जानना है तो इस किताब का बहुत बड़ा रोल है। ये किताब आपको एक अंतर्दृष्टि देगी, आपको उन सब बातों के बारे में बताएगी जिससे भारत बना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित। अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो 750 पेज की ये पुस्तक अवश्य पढ़िए। अब मैं कविता के रूप में इसकी समरी आपके साथ साझा करूंगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की यह है एक अद्वितीय कृति। भारत में हुई 4 क्रांतियां बनाती है देश की आकृति। पहली क्रांति जब हुई, आर्यों का यहाँ आना हुआ, मिले आर्येतर जातियों से, बुना नया एक ताना बाना। दूसरी क्रांति बुद्ध महावीर के आने से हुई थी उत्पन्न, वेद उपनिषदों को चुनौती, सामंजस्य का हुआ प्रयत्न। तीसरी क्रांति इस्लाम आया, हिंदुत्व से उसका संपर्क रहा, एक दूजे से लिया बहुत सा, फिर भी बहुत सा मतभेद रहा। चौथी क्रांति उपनिवेशवाद, यूरोपियंस का आना हुआ, संस्कृतियों के इस मिलन से आज का भारत उदय हुआ। भारत को अगर जानना हो तुम ये किताब पढ़ना जरूर, संस्कृति के 4 अध्याय जगाती है एक नया सुरूर। संस्कृति के 4 अध्याय जगाती है एक नया सुरूर। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।